हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम टू फिजिक्स की पाठशाला। दिस इज द पार्ट 3 of the chapter 3 current electricity, right? And in this video we are going to cover, as you have must seen the thumbnail, आप thumbnail देख चुके हैं, उसमें किरचॉफ्स के रूल्स सर्किट सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे, ये सीखेंगे हम। एंड इसमें हम उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज सीखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। किरचॉफ्स रूल्स। पहली बात है, इन रूल्स की जरूरत क्यों पड़ती है। जो कॉम्प्लेक्स ऐसे सर्किट्स होते हैं हमारे पास, जो सीरीज एंड पैरेलल के रूल्स लगा के सॉल्व नहीं हो पाते, जो रजिस्टर के सीरीज पैरेलल के रूल्स हैं वो लगा के वो सॉल्व नहीं हो पाते, उनको सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ्स रूल्स का इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस रेजिस्टर्स एंड सेल्स इन वेरियस कॉम्बिनेशंस। तो सबसे पहला रूल सीखते हैं, जंक्शन रूल। क्या है जंक्शन रूल। कहता है एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये जंक्शन क्या होता है एक सर्किट में। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर किसी सर्किट में वायर्स आके मीट करती, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि एक वायर इस जंक्शन पे आके मीट कर रही है, एक दूसरी वायर भी आ रही है इस जंक्शन पे, एक तीसरी वायर ऐसे लगी हुई है, और एक चौथी वायर ऐसे लगी हुई है, ठीक है। तो आप कहते हैं कि इसमें द करंट फ्लोइंग हेयर इज I1, हेयर इज I2। तो आप देख सकते हैं कि इस जंक्शन जो है, मान लीजिए इस जंक्शन का नाम है J, इस जंक्शन की तरफ I1 एंड I2 फ्लो कर रहे हैं, एंड I3 एंड I4 इस जंक्शन को लीव करके जा रहे हैं। अब जंक्शन कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जहां पर कोई फ्रेश चार्ज जनरेट हो रहा हो। वो जंक्शन सिर्फ एक क्रॉस रोड है। जैसे चार रास्ते मीट होते हैं, तो चार से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जहां पे कुछ करंट आ रहा है और उतना ही करंट बाहर चला जा रहा है, दैट मीन्स इट फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस रूल फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दैट इज, जितना चार्ज एक जंक्शन पे आएगा उतना ही चार्ज उस जंक्शन को लीव भी कर जाना चाहिए। कोई चार्ज उस जंक्शन पे नया क्रिएट नहीं होगा, और कोई भी चार्ज उस जंक्शन पे लॉस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। जितना चार्ज आया उतना चार्ज चला जाएगा, एंड उसी चार्ज को अगर हम पर यूनिट टाइम डिफाइन करें तो वो करंट हो जाता है। तो इनकमिंग करंट का सम इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट का सम। तो एट जंक्शन J, the incoming currents are I1 plus I2. This should be equal to the outgoing current, that is I3 plus I4. Make sense? और मान लीजिए I1 है 1 एम्पियर, I2 है 2 एम्पियर, टोटल कितना हो गया 3 एम्पियर। सो I3 एंड I4 का सम भी 3 एम्पियर होगा, ठीक है। और कोई ब्रांचिंग इसमें से नहीं है। तो ये हो गया मेरा जंक्शन रूल। इसको समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। तो आई एम टेकिंग अप अ क्वेश्चन जो जेई मेंस 2019 में भी आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पॉइंट ए एट 20 वोल्ट, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज एट 10 वोल्ट। मतलब पॉइंट ए का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, पॉइंट बी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। और ये मेरा 2 ओम का रेजिस्टर है, ये 4 ओम का रेजिस्टर है, ये 2 ओम का रेजिस्टर है। यहाँ पे एक स्विच है जो अभी के लिए ओपन दिखाया हुआ है, स्विच एस। एंड ये नीचे जहां पे जा रहा है, ये अर्थिंग हो रखी है यहाँ पे। अर्थिंग का मतलब जीरो पोटेंशियल, दैट इज यहाँ पे V की वैल्यू है 0, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू दिस किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C। और यहाँ पे करंट्स इस तरह से दिखा रखे हैं इन्होंने, जो एग्जैक्टली क्वेश्चन में गिवन है मैं वही कंडीशन ले रहा हूँ। I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I
when switch S is closed। तो देखिए, अगर स्विच S क्लोज नहीं होगा तो ये करंट I जो है, जो 2 ओम में फ्लो कर रहा है वर्टिकली, वो फ्लो नहीं करेगा। तो S को हमने कर दिया क्लोज, S को हमने क्लोज कर दिया। तो अब क्या है, I कितना फ्लो हो। तो अब देखिए इसमें इसमें जंक्शन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको। जंक्शन इसमें ये वाला है पॉइंट, पॉइंट C इज द जंक्शन where the two wires are meeting and going in the third wire. So the current I1 and I2 are coming. So at junction C, it is I is equals to I1 plus I2। अब आप देखो कि I1 को आप लिख सकते हो कैसे। I1 कौन सा करंट है, I1 वो करंट है जो ब्रांच AC में एग्जिस्ट करता है। तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A to C, दैट मींस आई कैन राइट दिस एज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स VA minus VC डिवाइडेड बाय AC ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है, दैट इज 2 ओम, ये वाला 2 ओम। ठीक है, सो डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स अपॉन द रेजिस्टेंस, दैट इज पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस इज द करंट इन दैट वायर। ठीक है, तो VA की वैल्यू हमें गिवन है 20, VC हमें गिवन नहीं है, तो 20 माइनस VC अपॉन 2। ठीक है, अब लिखते हैं I2। I2 वो देखिए फ्लो कर रहा है B से C की तरफ, तो आप इसे लिख सकते हो VB minus VC, higher potential minus lower potential, that is the difference in the potentials upon the resistance for this one. This is I2. VB is 10, so this is 10 minus VC by 4, and I की वैल्यू क्या है। इसी लॉजिक से अगर हम करें, I फ्लो कर रहा है पॉइंट C से नीचे अर्थिंग की तरफ, ग्राउंड की तरफ, जो कि V इज इक्वल टू 0 पॉइंट है। तो इसे लिखा जा सकता है I को VC माइनस 0, दैट इज दिस पोटेंशियल माइनस 0 इज इक्वल्स टू क्या रेजिस्टेंस है, ये वाला 2, दिस 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपली VC बाय 2। अब हमने जंक्शन रूल सीखा है, दैट इज I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब इसमें I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू एंड I की वैल्यू पुट कर दीजिए। I की वैल्यू है VC by 2 is equals to I1 is 20 minus VC by 2, I2 is 10 minus VC by 4. So let us solve this. VC by 2 is 10 minus VC by 2 plus 5 by 2 minus VC by 4. So VC by 2, सारे VC वाले टर्म्स को हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, प्लस VC by 2 plus VC by 4 is equals to 10 plus 5 by 2, which is 12.5, or one can say this is 25 by 2. This is 5 by 4 VC is 25 by 2. ये 2 कट गया हमारा यहाँ पे, ये आ गया 5, तो VC आ गया 5 into 2, that is 10 वोल्ट। तो हमें पता चल गया कि पॉइंट C पे पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट के इक्वल है। ठीक है, सो हमें क्या निकालने को बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ I। सो द वैल्यू ऑफ I विल बी, ये इक्वेशन देखिए, I is equals to VC by 2, and we have just found out what is VC. So I is equals to 10 by 2, VC की वैल्यू पुट कर दी हमने, so that is 5 ampere. So this is our final answer. Okay, so हमने यहाँ पे बेसिकली ओम्स लॉ भी यूज किया, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस इज करंट इन अ पर्टिकुलर ब्रांच, एंड हमने जंक्शन सी पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इस फैक्ट का भी इस्तेमाल किया। ठीक है, इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम अपने किरचॉफ के सेकंड रूल की तरफ।
सो हमारे पास ये है किरचॉफ का सेकंड रूल विच इज कॉल्ड लूप रूल। ये कहता है द algebraic sum of the changes in the potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is zero। तो मतलब कोई भी हमारे पास अगर किसी सर्किट में क्लोज लूप है जिसमें रेजिस्टर्स एंड सेल्स का कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, तो उसमें जो एल्जेब्रिक सम होगा चेंजेस इन इन द पोटेंशियल्स का, वो सारा सम जीरो के इक्वल होगा। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। तो मैं इसको भी टेकअप कर रहा हूँ एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको जरूर आपने करना है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पॉइंट ए बी, ये 4 ओम गिवन है मुझे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ एक सेल बना हुआ है, और यहाँ से ये जॉइंट है। एक काइट जैसा शेप है, देखने में थोड़ा भयानक लगता है, लेकिन अभी हम जब इसकी लूपिंग बनाना सीख जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग भी। तो देखिए ये हो गया 4 ओम की गिवन है हमें, ये हमें 2 ओम गिवन है, ये हमें 1 ओम गिवन है, ये एक 10 वोल्ट का सेल है, एंड ये हमें 4 ओम गिवन है, ये 2 ओम गिवन है, और ये 5 वोल्ट का सेल है। इसका पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। ठीक है, सेल का हम जानते हैं, जहां जिस तरफ बड़े वाला मार्क होता है वो पॉजिटिव एंड होता है, सेल का सिंबल है बेसिकली। तो यहाँ पे हमें जो करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, वो कुछ इस प्रकार है। ये है करंट I1, ये है करंट I2, और इस सेल से निकलता हुआ ये रहा करंट I3, और यहाँ पे इस ब्रांच में ध्यान से देखिए, जंक्शन ए पे करंट I1 इज कमिंग एंड I2 जो है वो ए बी ब्रांच की तरफ चला जा रहा है। तो जो करंट इस ब्रांच में आएगा, यहाँ पे नाम दे देता हूं मैं सी, इस जंक्शन का नाम सी है, इस जंक्शन का नाम बी है, और ये सेल मेरा ई हो गया, ये बाहर वाला। अंदर वाले को कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, सून देखेंगे क्यों। तो यहाँ पे मेरा ये हो जाएगा I1 माइनस I2। ध्यान से चेक कर लीजिए, I1 आ रहा है सी से ए की तरफ, तो I2 चला जा रहा है ए बी की तरफ, तो बचा हुआ जो करंट है जो एडी में से पास करेगा वो होगा I1 माइनस I2। अब जंक्शन बी पे ध्यान से देखिए, जंक्शन बी पे I2 और I3 दोनों जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, तो ये मिलके नीचे फ्लो करेंगे। सो इस ब्रांच में कितना करंट होगा, I2 प्लस I3। एंड जंक्शन सी पे देखिए, I2 प्लस I3 जंक्शन सी की तरफ आ रहा है, एंड I1 लेफ्ट साइड पे चला जा रहा है। तो जो बचा हुआ करंट है वो नीचे सीडी की तरफ फ्लो करेगा। सो बचा हुआ करंट कितना होगा, I2 प्लस I3 आ रहा था, माइनस I1, I1 उस तरफ चला गया, तो बचा हुआ करंट सीडी में से नीचे फ्लो कर जाएगा। ठीक है, अब वेरीफाई कीजिए जंक्शन डी पे, ये दोनों करंट आ रहे हैं, ये दोनों सीडी में से फ्लो करते हुए और एडी में से फ्लो करते हुए ये दोनों करंट आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस I1 माइनस I1 कैंसिल, माइनस I2 प्लस I2 कैंसिल, ओनली बच गया I3। एंड दैट मेक्स सेंस एज वेल, बिकॉज I3 करंट इस टोटल ब्रांच में, ये जो राइट हैंड साइड वाला ब्रांच है DEB, इसमें I3 करंट सेल में वापस जाना चाहिए क्योंकि सेल से करंट आ रहा है I3 वापस। ठीक है, अब ये हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। अब इस क्वेश्चन में करंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन था आपको, अगर गिवन नहीं होगा तो आपको खुद से ये बनाना होगा। इसमें हमारा काम आसान कर दिया है, इसमें पहले से करंट डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है। तो हमें इसमें बोला है फाइंड I1 I2 एंड I3। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि हमें I1 I2 एंड I3 निकाल के दिखाइए।
तो क्यों हमें किरचॉफ रूल यूज करना पड़ रहा है? क्योंकि नॉर्मली सीरीज पैरेलल लगा के ये I1 I2 I3 निकल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपना लूपिंग। तो सबसे पहले हम इसमें क्लोज लूप जो लेंगे, तो मान लीजिए आप लेते हैं क्लोज लूप CABC। CABC, नोटिस जो लूप मैं लूंगा उनके मैं नाम जो दे रहा हूं, उसका पहला अक्षर और आखिरी अक्षर सेम है। दैट विल रिप्रेजेंट द क्लोज लूप। मैं सी से शुरू कर रहा हूं, सी से ए से बी, बी से सी। ठीक है, अब आप इसमें नोटिस करो कि फ्लो ऑफ करंट कैसे है। फ्लो ऑफ करंट है सी से ए ऐसे, ए से बी ऐसे, एंड देन बी से सी ऐसे। ये क्लॉकवाइज फ्लो हो गया। तो ये लूप जो है इसमें 3 ब्रांचेस हैं, और तीनों ब्रांचेस में जो फ्लो बन रहा है वो क्लॉकवाइज बन रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं, अब हम शुरू करेंगे पोटेंशियल्स का सम। तो सबसे पहले पोटेंशियल का सम क्या है? आप सी से स्टार्ट करो। इट इज 1 ओम है रेजिस्टर, 1 इंटू I1, 1 इंटू I1। फिर आपने एनकाउंटर किया यहाँ पे जाके 10 वोल्ट का सेल, इसका नेगेटिव, दैट इज -10। फिर आप आगे चलो, प्लस ए बी वाले ब्रांच में देखो 4 इंटू I2। फिर आप बीसी वाले ब्रांच में आओ, प्लस 2, रेजिस्टर है 2 और करंट कितना है I2 प्लस I3। ठीक है, ये सारे पोटेंशियल्स मैंने ऐड कर दिए, इन सबका सम किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। दिस इज व्हाट द लूप रूल टेल्स अस। दैट मींस हमारे पास ये बन गया I1 प्लस, अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4I2 प्लस 2I2 बिकम्स 6I2, और I3 में दिस इज प्लस 2I3 इज इक्वल्स टू 10। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल्स टू 10। आई होप दिस इज क्लियर। पहला लूप हमने ले लिया, अब हम लेते हैं दूसरा लूप। थोड़ा डिफरेंट कलर से करते हैं ताकि ऐसा आपको मिक्सअप सा ना लगे। लूप, अब हम लूप लेते हैं CADC। नोट कीजिए, CADC, बिल्कुल मैं उसी ऑर्डर में ले रहा हूं। अब आप अगर ध्यान से देखें इस लूप में, C से A करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, A से D करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, लेकिन अब कुछ अलग हो रहा है। अब B से C की तरफ जाने में करंट मेरा ऐसे फ्लो कर रहा है, उल्टा। तो दैट मीन्स मुझे इसमें 3 ब्रांचेस में ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2 ब्रांचेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, और एक ब्रांच में, सीडी वाले ब्रांच में, करंट क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो दैट मीन्स मुझे इसमें से किसी एक साइड को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड को नेगेटिव लूंगा। तो ये कंप्लीटली मेरी चॉइस है, आप अपनी चॉइस लगा सकते हैं तो भी आंसर ठीक आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं, 2 ब्रांचेस ऐसे हैं जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, सो डोमिनेंट हो गया, तो 2 टर्म्स पॉजिटिव में आएंगे, तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव हो गया। दैट मीन्स अब बस क्या है, जो पोटेंशियल मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो पोटेंशियल मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉल करेगा वो नेगेटिव होगा। तो देखते हैं कैसे। शुरू करते हैं सी से। इट इज 1I1, फिर यही 10 वोल्ट का नेगेटिव आ गया, -10, फिर +4I1 -I2। अब यहां तक आ गए। अब बी से सी जब जा रहे हैं तो करंट हमारा उल्टा फ्लो कर रहा है, हमने जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है उसके हिसाब से करंट ऑपोजिट है। तो ये हो जाएगा मेरा -2, करंट क्या है I2 प्लस I3 -I1 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई इसे कर लेते हैं। हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप ध्यान से देखिए, पहले I1 के टर्म्स इकट्ठे कीजिए। 1I1 प्लस 4I1 5I1, और यहाँ पे +2I1,
इट बिकम्स 7i1. अब i2 के टर्म्स इकट्ठे कीजिए, -4i2 -2i2 -6i2, और i3 के टर्म्स कीजिए इकट्ठे, विच इज -2i3 इज इक्वल्स टू 10. ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई बेटा. ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन केयरफुली करना है, बाकी रेस्ट बहुत इजी. अब एक लूप लेते हैं. लूप E B C D E, मतलब ये राइट साइड वाला लूप. E B C D E, ठीक है, राइट साइड वाला क्लोज लूप. अब इसमें देखिए ध्यान से, करंट ऐसे जा रहा है, फिर करंट ऐसे जा रहा है, और फिर करंट ऐसे जा रहा है. ठीक है, पूरा फ्लो एक ही वे में है. दैट इज एंटी क्लॉकवाइज फ्लो इज द ओनली फ्लो. इसमें कोई वो दो में से कोई तीन ऐसे अलग अलग कुछ नहीं है, एक ही वे में फ्लो जा रहा है. तो सारे टर्म्स हम पॉजिटिव में ले सकते हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं यहां से. पॉइंट जैसे यहां से शुरू कर देते हैं. 2i2 प्लस i3 प्लस 2i2 प्लस i3 माइनस i1. अब देखो इसमें ये हमने B से C और C से D कवर कर दिया. अब जब मैं D से E जाऊंगा और E से B जाऊंगा तो कोई और रेजिस्टर नहीं है, लेकिन एक सेल बचा हुआ है. दैट विल बी इक्वल टू -5. ये यहां से D से E जाएंगे तो आई विल एनकाउंटर -5 इक्वल टू 0. या मैं इक्विवेलेंटली इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -5 को सीधा, या इसको उसमें कर देते हैं, अलग से स्टेप लिख देते हैं. तो इसमें i1 i2 के टर्म्स इकट्ठे कीजिए. -2i1 प्लस 4i2 प्लस 4i3 इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, ये हो गए मेरे तीन इक्वेशंस. अब मेरे पास तीन इक्वेशंस हैं और मेरे पास तीन वेरिएबल्स हैं. तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब सॉल्विंग पार्ट देखते हैं. तो इसको हम सॉल्व करेंगे एक मेथड से, विच इज कॉल्ड क्रेमर्स रूल. तो इसको मैं यहीं पे करके दिखाता हूं आपको. अब मुझे सर्किट की जरूरत नहीं है, ये सर्किट मैं मिटा देता हूं ताकि मैं तीनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके दिखा सकूं. सो मुझे बस ये तीन इक्वेशंस अपने आंखों के सामने चाहिए, सो दैट इसमें से i1 i2 एंड i3 के जो कोफिशिएंट्स हैं मैं उनको देख सकूं. हाँ जी, अब देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं बाय अ मेथड इन मैथमेटिक्स कॉल्ड क्रेमर्स रूल. मुझे पर्टिकुलरली ये मेथड बड़ा पसंद है. मुझे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा नहीं लगता. आप लोग कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. सी, फिजिक्स पार्ट यहीं तक था कि ये इक्वेशंस आप ठीक से बनाएं. उसके बाद सॉल्विंग, आप थ्री सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, आप इसको किसी भी मेथड से करिए जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, जो भी आपके लिए फास्टर मेथड है. मुझे पर्सनली ये रूल अच्छा लगता है तो मैं यही मेथड बच्चों को सिखाता हूँ. तो आप देखिए इसमें बड़ा इजी है. डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस आप मैथ्स में शुरू में ही कर लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आता है. तो अब हम क्या करेंगे, मैंने देखिए इन तीन इक्वेशंस को अरेंज किया है i1 i2 एंड i3 के ऑर्डर में. तो यहां पर आप देखो, मैं अगर डिटर्मिनेंट बनाऊं जिसमें कि मैं i1 i2 एंड i3 के कोफिशिएंट्स लिखूंगा, सो इट विल बी 1 6 2. देखो फर्स्ट इक्वेशन के मैंने तीनों के कोफिशिएंट्स लिख दिए. सेकंड इक्वेशन में देखो 7 -6 -2, और तीसरा देखो -2 4 4. डिटर्मिनेंट बंद कर देते हैं और यहाँ पे एक और डिटर्मिनेंट खोल लेते हैं जिसमें लिखा जाएगा i1 i2 i3 ऐसे वर्टिकली में, इक्वल टू ये राइट हैंड साइड वाले टर्म्स आपका 10 10 एंड 5. मेथड बहुत सिंपल है, हमें बस 4 बार डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है.
और डिटर्मिनेंट बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है। मैं आपको डिटेल में सारा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ और I1 I2 I3 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मुझे ये इक्वेशंस नहीं चाहिए, ये इक्वेशंस देखकर मैंने कोफिशिएंट्स लिख लिए डिटर्मिनेंट्स के अंदर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप निकालोगे डी। डी वो है बेसिकली आप ये वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हो, जो आपके सामने ये वाला डिटर्मिनेंट है, आप इसे सॉल्व करोगे, इससे आपका डी निकलेगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले, अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हूं। यहाँ पे आप 1 को लेंगे और उसके बाद आप 1 से एसोसिएटेड जो कॉलम है और जो रो है उसे नेग्लेक्ट कर देंगे और इन चार नंबर्स को लेके आप सॉल्व करेंगे। दैट इज -6 इंटू 4 -24 -4 इंटू -2 दैट इज -8। पहला स्टेप मैं डिटेल में करके दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर उठाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट नंबर उठाएंगे और इस नेक्स्ट नंबर में आप इसको 6 को 6 के आगे आप लगाएंगे माइनस -6। तो ऐसे चलता है, पहला वाला पॉजिटिव में लेते हैं, फिर नेगेटिव लेते हैं, फिर पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, ये रूल है। तो ये 1 के आगे मैंने इसको पॉजिटिव में लिया, फिर 6 के आगे मैंने इसे माइनस में लिया, -6। अब आप 6 वाला कॉलम छोड़ देंगे और 6 वाला रो छोड़ देंगे। सिर्फ आप वर्क करेंगे इन चार नंबर्स को लेके। 7 इंटू 4 28, -2 इंटू -2 +4 तो -4। सो बेसिकली हमारे पास अगर ये नंबर्स है ना A B C D, अब तक आप समझ गए होंगे। तो मैं A के साथ B को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस लगा रहा हूँ, और मैं C के साथ B को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये चल रहा है बेसिकली AD माइनस CD, ये पैटर्न चल रहा है। तो -6 28 -4, सिमिलरली +2। अब आप क्या करेंगे, 2 का जो वो है कॉलम है और रो है उसे वो कर देंगे। ये देखिए, 2 का रो और 2 का कॉलम छोड़ देंगे। वी विल वर्क विद दीज 4 नंबर्स। सो 7 4 28 माइनस -6 इंटू -2 +12। ये जो माइनस आया है ये फॉर्मूले का माइनस, मैंने अभी बताया ना AD माइनस CD। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज -28 +8 -16, ये हो गया -16। 28 -4 24, 24 इंटू 6 40, 144 -144। 28 -12 is 16, 16 इंटू 2 32। तो ये हो गया आपका -160 +32 विच इज -128। अभी आपको लगा होगा ये मेथड बड़ा स्लो चल रहा है, ये आपको समझाने के लिए था कि कैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, इन केस आपको पता नहीं है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अब आप थोड़ा फास्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये मेरे पास डी आ गया, डी इज -128। इसे संभाल के रख लेते हैं, ये डी हमारे I1 I2 एंड I3 के कैलकुलेशन में काम आएगा। अब मैं अगला डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा। मेरा अगला डिटर्मिनेंट होगा जिसमें मैं ये जो I1 के कोफिशिएंट्स थे ये वाले, इनको बाहर भेज दूंगा, और ये बाहर वाले कोफिशिएंट्स थे इनको I1 की जगह पे ले आऊंगा। ठीक है, और बाकी दोनों कॉलम्स मेरे सेम रहेंगे। तो ये बन जाएगा मेरा 10 10 5। ध्यान से देखिए, 6 -6 4 2 -2 4। देखिए मैंने सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम में कोई छेड़खानी नहीं करी, मैंने सिर्फ I1 के जो कोफिशिएंट्स थे उसको बाहर भेज दिया, और बाहर वाले जो नंबर्स थे उनको मैं I1 के कोफिशिएंट्स की जगह मैंने डाल दिया। अब मैं एग्जैक्टली सेम वे में यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा। तो यहाँ जो मेरा डिटर्मिनेंट सॉल्व होके आएगा उसे मैं कहूंगा D1। तो D1 सॉल्व करते हैं। 10
-24 plus 8 minus 6, it will be 40 plus 10, उसके बाद plus 2 हो जाएगा 40 plus 30. So it will be -24 plus 8 is -16, -16 into 10, -160. ये हो गया 40 plus 10 50, 56 is 300, -300, और ये हो गया 70 into 2 plus 140. ये हो गया आपका 460 माइनस में और प्लस 140, तो हो गया -320. तो मेरे पास D1 आ गया -320. अब निकाल लेते हैं D2. तो अब आप मेथड समझ गए होंगे कि D2 के लिए मुझे क्या करना है. मुझे D2 के कोफिशिएंट्स को बाहर भेज देना है, बाकी सारा सेम रखना है. 1 7 -2, D2 के कोफिशिएंट्स की जगह पे आ जाएगा 10 10 5, और 2 -2 4. यहां से मैं सॉल्व करके निकालूंगा, जिसे मैं कहूंगा D2. तो शुरू करते हैं फटाफट. 140 प्लस 10, उसके बाद -10, 28 -4 प्लस 2, 35 प्लस 20, ये हो गया 50. दिस इज -240 प्लस, ये हो गया 55 इंटू 2 110, 110 और 50 160, 160 माइनस 240 -80. तो D2 आ गया -80 हमारे पास. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 7 -2, 6 -6 4. लास्ट वाला कॉलम पे प्लेस कर देंगे बाय 10 10 एंड 5. यहां से निकल के आएगा D3. तो D3 क्या हो जाएगा यहां पर? 1 -30 -40 -6, 35 plus 20 plus 10, 28 -12. ये हो गया -70 -330. 55 into 6 is 330 with a minus sign. एंड ये हो गया 16 into 10 160, जो कि प्लस में 160. तो ये हो गया -400 प्लस 160 विच इज -240. So this is your D3. तो ये कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है. प्रैक्टिस की बात है, ठीक है. अब फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, तो इसे प्लीज प्रैक्टिस कीजिए. डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बहुत इजी होता है. अब हमारा मेन मुद्दा क्या था? मेन हमारा इसमें एम था I1 I2 I3 फाइंड आउट करना. तो बस हो गया हमारा सॉल्व. हमने डी निकाल लिया, D1 D2 D3 निकाल लिया. अब हमारा जो I1 होगा दैट विल बी I1 विल बी D1 अपॉन D. D1 कितना आया था? -320, और D कितना था? -128. इसे आप कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5/2 एम्पियर. ये मिल गया आपको I1. नाउ I2 विल बी D2 अपॉन D. मैंने कहा था ना, ये जो D है ये हमारा हर एक कैलकुलेशन में काम आएगा. तो D1 अपॉन D हो गया I1. D1 कैसे आया था?
I1 के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करके। T2 अपॉन डी, T2 कितना है -80 अपॉन डी है -128। देखिए माइनस माइनस तो कट गया पहले, और ये हमारा आ जा रहा है 5/8। 16 से काटेंगे तो 5/8 एम्पियर। एंड I3 इट विल बी D3 अपॉन में डी। सो D3 है आपका -240, डी है -128। माइनस माइनस कट गया, एंड ये हो गया आपका 16 से काटेंगे तो 15/8 एम्पियर। So these are your three answers. I1 is 5/2 ampere, I2 is 5/8 ampere, I3 is 15/8 ampere. ठीक है, तो इक्वेशंस कैसे बनानी है और फिर इस क्रेमर्स रूल से इसे सॉल्व करना है। आपको अगर ये क्रेमर्स रूल अच्छा नहीं लगा तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं। अब बढ़ते हैं, तो ये था हमारा किरचॉफ्स रूल्स, कैसे करके सर्किट सॉल्व होते हैं, जंक्शन रूल एंड लूप रूल। अब बढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ। यस, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था, और ब्रिज मतलब एक सर्किट का एक सेटअप, रेजिस्टर्स का एक सेटअप जो एक ब्रिज जैसा है। लाइक एक एंड दूसरा एंड और बीच में उनको कनेक्ट करता हुआ एक ब्रिज। ठीक है, तो इसलिए ब्रिज इसका नाम है, और व्हीटस्टोन तो साइंटिस्ट का नाम था। अब क्यों पढ़ रहे हैं हम ये? हम बेसिकली ये पढ़ रहे हैं, हमारे पास जब चार ऐसे सेट ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं जिसमें से तीन की वैल्यू हमें पता हो और चौथा हमें नहीं पता हो, तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज लगाकर, मेथड लगा के, उसमें हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसका एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड अननोन रेजिस्टर वैल्यू। ठीक है, तो इसका एक पर्टिकुलर सेटअप होता है, मतलब कैसा दिखता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज, कुछ इस प्रकार से। ये मेरे दो ब्रांचेस हो गए, एक ब्रांच ये ऊपर वाला, एक ब्रांच नीचे वाला। ठीक है, कनेक्टेड बाय द टू एंड्स। और बीच में एक ब्रांच है, जिस ब्रांच में आप एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है, और गैल्वेनोमीटर की अपनी अंदर एक कॉइल होती है जिसका अपना भी एक रेजिस्टेंस है। सो लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि G इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, और अब मैं इस सर्किट को पूरा करता हूं, इसके अक्रॉस में एक सेल लगा देता हूं, और अब मुझे करंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होगा। तो मान लीजिए मैं कहता हूं कि करंट I कम्स टू द सेल, एंड अब इसमें पहले रेजिस्टर्स के नाम भी दे दें, R1, R2, R3, R4, और लूप के नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। तो अब आप देखोगे कि अभी जो हमने किरचॉफ रूल सीखा था उसको हम वापस यहाँ पे अप्लाई भी करेंगे, कुछ मीनिंगफुल निकालने के लिए। तो देखेंगे वो क्या चीज है। देखिए करंट आई मेरा सेल से बाहर आ रहा है, जंक्शन ए पे आया, ए इज अ जंक्शन। अब बाय दिस टाइम यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज अ जंक्शन। पॉइंट ए एक जंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा करंट चला गया I1, तो यहाँ पे मेरा करंट कितना चला जाएगा, I-I1। ठीक है, अब देखो ये करंट I1 यहाँ से आया जंक्शन बी पे, यहां से मेरा करंट चला गया, इसे मैं कह दूंगा I कैपिटल G सबस्क्रिप्ट में। इट इज रिप्रेजेंटिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, तो मैंने इसको नाम दे दिया IG। और यहां पे मेरा करंट कितना चला जाएगा, I1 माइनस IG। एंड इस ब्रांच में करंट कितना होगा,
देखो जंक्शन डी पे IG एंड I minus I1 are adding up. So it is becoming I minus I1 plus IG. अब जंक्शन सी पे देखो ध्यान से, I1 माइनस IG करंट आ रहा है और I माइनस I1 प्लस IG करंट आ रहा है, दोनों को ऐड करो, माइनस IG प्लस IG कैंसिल्स, प्लस I1 माइनस I1 कैंसिल्स एंड रिमेनिंग इज I, इट फ्लोज बैक टू द सेल। तो ये चेक करना बड़ा क्रूशियल है, जब आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन खुद से बनाते हो, ये चेक करना बड़ा क्रूशियल है कि आपने करंट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से बनाया है कि नहीं। ठीक है, जो करंट सेल से बाहर जा रहा है उतना ही करंट सेल में वापस भी तो आना चाहिए। वो अगर इक्वल नहीं बैठ रहा है, दैट मीन्स आपने कहीं पे प्लस माइनस में गलती करी है, तो आपको वो ध्यान से करना है। तो फटाफट अब इसकी लूपिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। नाम वाम हम सब देख चुके हैं, तो हम सबसे पहले लेते हैं लूप A B B A। तो देखो इसमें इसमें A से B करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, B से D ऐसे, लेकिन D से A जब जा रहे हैं तो करंट मेरा ऑपोजिट फ्लो हो रहा है। तो इसमें दो डायरेक्शन हो गए क्लॉकवाइज और एक डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरे ज्यादा नंबर ऑफ डायरेक्शंस हैं क्लॉकवाइज उसे पॉजिटिव ले लूंगा, ताकि दो टर्म्स मेरे पॉजिटिव में आएंगे, एक टर्म मेरा नेगेटिव में आएगा। और एक बात सोचने वाली है, ABDA को आप ध्यान से देखो, इस लूप में कहीं पे कोई सेल नहीं है। ठीक है, तो जो मेरा पोटेंशियल का सम होगा वो इक्वल टू 0 होगा। तो शुरू करते हैं करना। I1R1 ब्रांच AB में I1R1 प्लस IG इंटू G करंट इंटू रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस लिया था ना कैपिटल G हमने, माइनस I माइनस I1 टाइम्स R2 इज इक्वल्स टू 0। सारे पोटेंशियल्स का सम इक्वल टू 0, इसमें कोई सेल हमारे पास नहीं है। अगला लूप लेते हैं बेटा, B B C B। अब देखो इसमें इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि B से D नीचे जा रहा है, B से Z इस तरफ जा रहा है एंड B से C उल्टा जा रहा है, तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। सो इट विल बी IG G प्लस I माइनस I1 प्लस IG टाइम्स R4 माइनस I1 माइनस IG टाइम्स R3 इक्वल टू 0। अभी तो इक्वेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, इतने सारे वेरिएबल्स हैं और हमने दो इक्वेशन बनाई है। अब इसमें इस स्ट्रक्चर को यूजफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर बिकम्स 0। दैट इज व्हेन द पॉइंट B एंड पॉइंट D इनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। पॉइंट बी एंड डी का पोटेंशियल सेम होने का मतलब है कि बी एंड डी को ज्वाइन करता हुआ जो ब्रांच है BD ब्रांच, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये IG करंट जो है मेरा, ये 0 हो जाएगा, दिस विल गो ऑफ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ब्रांच है, करंट कैसे 0 हो गया? एक पर्टिकुलर कंडीशन है, जिस कंडीशन में ये होता है और उस कंडीशन को बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने इक्वेशन तो बना ली, अब हम इसमें IG की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 मेरा क्या बन जाएगा, IG 0 पुट करने पे I1R1 माइनस I टाइम्स R2 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज I1R1 इज इक्वल्स टू I माइनस I1 टाइम्स R2। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा, IG 0 पुट करने पे देखो पहली टर्म 0 हो जाएगी, दूसरी टर्म में इट विल बी I माइनस I1 टाइम्स R4 माइनस I1 टाइम्स R3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा I1 R3 इज इक्वल्स टू I माइनस I1 टाइम्स R4
दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप ध्यान से स्ट्रक्चर को नोटिस करो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 का। आप देख पा रहे हो एलएचएस में I1 फैक्टर कॉमन है और आरएचएस में I माइनस आई वन फैक्टर कॉमन है। अगर मैं इसका रेशियो ले लूं तो मेरा I1 लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा और I माइनस आई वन राइट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा। सो इक्वेशन 3 divided by equation 4. So I get R1 by R3 is equals to R2 by R4. Or in other terms, you cross multiply and write it as R1 by R2 is equals to R3 by R4. Notice ये क्या निकल के आया मेरे पास। इन रेजिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो रेशियो इक्वल होना चाहिए। दैट इज R1 by R2 is equals to R3 by R4। ये रेशियो जब इक्वल होगा तब मेरा current through the galvanometer branch will become zero and the Wheatstone bridge will be called balanced। तो इससे अननोन रेजिस्टर निकला कैसे? इन चारों में से इन चारों रेजिस्टर्स में से मुझे कोई 3 रेजिस्टर गिवन होंगे क्वेश्चन में। मुझे फोर्थ वाला जो अननोन है वो निकालना होगा। तो मान लीजिए मुझे R1 R2 एंड R3 गिवन है, मुझे R4 निकालना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड गिवन होगा, बैलेंस गिवन होगा तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो मेरा R4 निकल जाएगा। ठीक है, R1 R2 R3 सब कुछ मुझे गिवन है। सो इस तरह से अननोन रेजिस्टेंस निकाला जाता है और इसका वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है मीटर ब्रिज। जो मीटर ब्रिज अब इस रिवाइज्ड करिकुलम जो है सीबीएसई का 2023-24 का, मीटर ब्रिज थ्योरी में से कट गया है। दैट इज बोर्ड एग्जाम में मीटर ब्रिज में से कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल्स में मीटर ब्रिज है। तो मीटर ब्रिज समझने के लिए आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पहले पता होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो ये हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज मैं प्रैक्टिकल्स के लिए एक अलग प्लेलिस्ट निकालूंगा फिजिक्स की पाठशाला में। तो उस प्रैक्टिकल्स के जब हम प्रैक्टिकल्स डिस्कस करेंगे उसके अंदर क्लास 12th के, उसमें मैं आपको मीटर ब्रिज करवाऊंगा। तब ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पहले से पता होना चाहिए, जो इसका मीटर ब्रिज का अंडरलाइन प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, पर थ्योरी में मीटर ब्रिज नहीं है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करते हैं हम एक क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो लेट्स टेकअप करते हैं एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, और ये मेरे को नेटवर्क गिवन है जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज होगा। देखते हैं कैसे। देखिए, देखने से एकदम से गलतफहमी कई बार हो जाती है कि सीरीज पैरेलल इसमें लग रहा होगा, लेकिन सीरीज पैरेलल लगेगा बाद में, लेकिन थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करने के बाद। इसमें पहले हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कहाँ पे, कैसा है। ठीक है, तो वैसा कुछ डायरेक्टली अपरेंटली देख तो नहीं रहा, लेकिन हमें इसमें पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जो पॉइंट्स हैं हमारे, जो जंक्शंस हैं, उनका ध्यान रखना है। और उन दो जंक्शंस के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, कहाँ जुड़ा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम शुरू करते हैं पॉइंट ए से। तो अब देखो कि ए एंड सी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। दैट मींस ए एंड सी को हम इकट्ठे जोड़ सकते हैं, दे आर एट द सेम पोटेंशियल। तो मैं यहाँ पे पॉइंट ए एंड सी को इकट्ठे जोड़ देता हूं। ठीक है, दे आर एट द सेम पोटेंशियल, उनके बीच में कोई रेजिस्टर नहीं। अब आप देखो, ए का एक एंड ई पे जा रहा है बाहर से, तो दैट मींस मैं यहां से एक एंड यहाँ पे ई को दिखा दूं और ये रहा मेरा रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो जो जो मैं टिक करता जा रहा हूँ वो मेरा होता जा रहा है। ये वाला मेरा हो गया है, ये वाला जो यहाँ पे आर मैंने ब्लू टिक कर दिया है इस पे, ये मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। पॉइंट्स का ध्यान रखना, सी से ई के बीच में जो बाहर वाला रेजिस्टेंस है इसे ड्रॉ कर दिया। अब मेरा सी से एक और ब्रांच जा रहा है ई की तरफ। तो ये बना दिया मैंने डी, और ये मैंने इसको टिक मार्क कर दिया। ये हो गया मेरा आर। ठीक है, ये दोनों मैंने बना दिए। अब आप देखो, पॉइंट ई से डी की तरफ एक रेजिस्टेंस है।
ये वाला ई से डी की तरफ। तो ई से डी के बीच में एक रजिस्टर बना देते हैं। 3 रजिस्टर्स हो गए मेरे, टेकन केयर ऑफ हो गए। ठीक है, ध्यान रख लिया हमने इनका। अब देखो नीचे ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स मेरे किसमें हैं? ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल में है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टर नहीं है, यहाँ पे कोई रेजिस्टर नहीं। सो ये तीनों पॉइंट्स को मैं इकट्ठे जोड़ सकता हूँ और इसे सिंगल पॉइंट एफ नाम दे सकता हूँ। ठीक है, और इस एफ को मैं फर्दर बी से भी जोड़ सकता हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। अब देखो ई से एफ पे एक रेजिस्टेंस जा रहा है, ये वाला। तो ये मैंने यहाँ पे एफ बना दिया और यहाँ पे ये मेरा बी हो गया। तो ई से एफ की तरफ मेरा एक रेजिस्टेंस जा रहा है, ये वाला। सो ये वाला मेरा यहाँ पे, ध्यान रख लिया मैंने इसका, डन हो गया। ई से एफ का ज्वाइनिंग हो गया। अब मुझे डी से एफ भी ज्वाइन करना है। डी से एफ, ये वाला। तो डी से एफ जोड़ते हैं यहां पर। डी से एफ जोड़ दिया मैंने। अब देखो सिर्फ ये वाला बच गया मेरा। अब इसको कहां जोड़ना है? देखो ए एंड सी इकट्ठे जोड़ दिए थे तो ये मेरा ये वाला पॉइंट था, एंड बी एंड एफ इकट्ठे जोड़ दिए थे, वो मेरा ये कॉमन पॉइंट था। तो ए एंड बी के बीच में ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। दैट मींस ए एंड सी एंड एफ एंड बी, इनके बीच में ये रेजिस्टेंस मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड है, ऐसे। ये हो गया मेरा आर, दिस वन, ये जो गोला किया हुआ है मैंने। ठीक है, मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ। इसमें 2 पिंक टिक मार देता हूँ, ये 2 पिंक टिक मार देता हूँ। ठीक है, ये मेरा ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी एफ के साथ ये जुड़ा हुआ है बाहर से अलग से। अब आप ध्यान से देखो, ये जो ऊपर वाला नेटवर्क है ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है, ये मेरा R4 है। तो अब ध्यान से देखो, R अपॉन R इज इक्वल्स टू R अपॉन R, दैट इज 1:1। ये रेशियो बराबर है कि नहीं? दैट मीन्स रेशियो जब बराबर है, दैट मीन्स ये जो मिडिल वाला ब्रांच है मेरा, ये वाला, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ब्रांच ईडी will not carry any current. It's basically a balanced Wheatstone bridge. ठीक है, सो दैट मीन्स अगर ये कोई करंट कैरी नहीं करेगा तो मैं इफेक्टिवली इस ब्रांच को खत्म कर सकता हूं। लेकिन nullify this branch. If I nullify this branch, then my effective circuit becomes this. A से B के बीच में एक मेरा ऊपर वाला ब्रांच हो गया, एक मेरा नीचे वाला ब्रांच हो गया, और एक सबसे नीचे वाला ब्रांच। तो ऊपर वाले ब्रांच में मेरा R प्लस R, ये सीरीज में हो गया बेटा। अब इसमें कोई जंक्शन नहीं बचा। अब जब ये ईडी वाला ब्रांच रहा ही नहीं, तो मेरा पॉइंट ई अब कोई जंक्शन नहीं रहा। ये पॉइंट ई जो है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो करंट यहां से पास होगा वो यहां से पास कर जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस अपर ब्रांच में कितना हो गया? 2R, R प्लस R। ये जो ये वाला ब्रांच है इसमें कितना हो गया? R प्लस R, 2R। और ये जो नीचे वाला ब्रांच है इसमें हो गया R। नाउ वेरी सिंपल, बिटवीन ए एंड बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, ये तीनों मेरे पैरेलल में है। this one, this one, and this one, they are in parallel. So 1 upon R equivalent is 1 upon 2R,
प्लस 1/2r प्लस 1/r। कई बार स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में इसको रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं एंड में, इसका ध्यान रखिएगा। आर इक्विवेलेंट हो गया 2r अपॉन में 4, सो आर इक्विवेलेंट हो गया r/2। So this is a classic example of how to apply or identify Wheatstone bridge in a network of series and parallel and thus finding the equivalent resistance. तो ये कंटेंट था इस वीडियो नंबर 3 का, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है। चैप्टर 3 के पहले 2 वीडियोस आप देखिए कंटिन्यूएशन में, ठीक है, एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये लास्ट वाला वीडियो है, चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। एंड इसी के साथ अब जो अगला वीडियो आएगा इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में, वो कंप्लीटली डिवोटेड होगा न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। इन दैट आई विल टेक अप न्यूमेरिकल्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर बोर्ड्स एंड फ्रॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। सो लास्ट वाला जो अगला वीडियो आने वाला है, वीडियो नंबर 4 ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। सो तब तक के लिए इसी वीडियो में हमारा कंटेंट खत्म हो जाता है चैप्टर 3 का। इसे तीनों वीडियोस को सीक्वेंस में ढंग से देखिए, उसके बाद वीडियो नंबर 4 देखिएगा जो मैं नेक्स्ट अपलोड करूंगा कुछ दिन में, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। फिजिक्स की पाठशाला में फिजिक्स पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।